स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। राजपुताना। राजस्थान, जो कभी राजपुताना के नाम से जाना जाता था, एक समय पर 22 रजवाड़ों और एक ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट का संग्रह था। ये राज्य अपने लंबे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध रहा। राजस्थान में आज 50 जिले हैं जो अपनी अलग अलग पहचान और विकास की कहानियां लेकर आते हैं। राजस्थान भारत की सबसे बड़ी स्टेट अपनी डाइवर्स ज्योग्राफी के लिए भी जानी जाती है। अरावलीज, जो पृथ्वी के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक हैं, राजस्थान को डायगोनली डिवाइड करते हैं। इस नेचुरल डिवाइड के दोनों तरफ राजस्थान के दो अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं। पश्चिम में जल से वंचित मारवाड़ अपनी रेगिस्तानी विरासत को समेटे हुए है, जबकि पूर्व में अरावलीज की हरी पहाड़ियां और नदियां हड़ौती, शेखावटी, धुंधार और मेवात ब्रज रीजन को कृषि और विकास में समृद्ध बनाती हैं। वहीं दक्षिण में गोदवाड़, मेवाड़ और वागड़ रीजन भी इस विकास की कशमकश में लगे हुए हैं। ये ज्योग्राफिकल डिवीजन सिर्फ भौतिक दृश्य को ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी आकार देता है। और ये वही राजपुताना है जहां एक तरफ महाराणा प्रताप और अमर सिंह जी जैसे वीर योद्धाओं ने मुगलों के विरुद्ध अपनी मिट्टी को बचाने के लिए जंग लड़ी। इस धरती पर चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर के किले राजस्थान की विरासत और संघर्ष का प्रतीक हैं। ये वही मिट्टी है जहां रणथंबोर के हमीर और मेवाड़ के सांगा ने अपनी प्रजा के लिए अंत तक लड़ना सिखाया। और राजपुताना की इसी मिट्टी का असर है कि आज हमें इन सुदूर क्षेत्रों से मारू प्रदेश और मेवाड़ जैसे अलग अलग राज्यों की मांग की गूंज सुनाई पड़ती है। ये मांग सिर्फ विकास की नहीं, अपनी पहचान, अपनी धरोहर को पाने का जरिया है। मारवाड़ का रेगिस्तानी इलाका जहां एक तरफ मारू प्रदेश की मांग को जोर दे रहा है, वहीं मेवाड़ के लोग अपने अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर प्रबल हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इन सुदूर रीजन से क्यों अलग राज्यों की मांग उठ रही है? राजपुताना की ये मांग क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंगल से सही है? क्या आप जानते हैं कि वैसे तो इस मांग के पीछे कई रीजंस हैं, लेकिन दोस्तों इन सभी रीजंस में से एक रीजन ऐसा है जिसको बहुत बार लोग नेग्लेक्ट और ओवरलुक कर देते हैं, जिसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से रीजनल इश्यूज पर भी वीडियोस बने, तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 8000 लाइक्स के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी GS2, GS3 और एसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुट कर लगना पड़ेगा। देखिए ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है। और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Live का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर वापस आते हैं। देखिए राजस्थान को कई हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। मारवाड़ वेस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड ये रीजन आज जोधपुर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स और जैसलमेर, बीकानेर जैसे डिस्ट्रिक्ट से कुछ एरियाज को कवर करता है। मार आया है संस्कृत शब्द मारू से। वाड़ का मतलब है संरक्षित क्षेत्र यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि मारवाड़ का मतलब हुआ एरिया प्रोटेक्टेड बाय डेजर्ट। वहीं जैसलमेर को माड़ या वाल रीजन कहा गया है और इसको लार्जर मारवाड़ रीजन का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं गोदवाड़ पर, जो आज जलौर, सिरोही और पाली जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। ये एरिया अरावलीज की गोद में लोकेटेड है और कल्चरली मारवाड़ के सब रीजन की तरह देखा जाता है। नेक्स्ट है मेवाड़, जो उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़,
राजसमंद और भिलवाड़ा जैसे जिलों को कवर करता है। अगला है वागड़ रीजन, जहां आपको डूंगरपुर और बंसवाड़ा जैसे जिले देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं मेरवाड़ा रीजन पर, जहां अजमेर और नागौर जैसे जिले देखने को मिलते हैं। अगला है धुंधार रीजन, जो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक को कवर करता है। वहीं हड़ोटी रीजन बूंदी, कोटा, झलावर और बरन जैसे जिलों को कवर करता है। नेक्स्ट आते हैं मेवात, ब्रज या फिर मत्स्य रीजन पर, जो आज अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को कवर करता है। और आखिर में है शेखावटी रीजन, जहां सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जैसे जिले आते हैं। राजस्थान के ये सभी क्षेत्र हिस्टोरिकली और कल्चरली अपनी अलग पहचान रखते हैं, जिसके पीछे मेन कारण है यहाँ की डाइवर्स ज्योग्राफी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरावली रेंज नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस स्टेट को दो हिस्सों में बांटती है। ये माउंटेन रेंज मॉनसून की अरेबियन सी ब्रांच के पैरेलल होने की वजह से मॉनसून को यहाँ रोक नहीं पाती। वहीं मॉनसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूख जाती है और अरावलीज द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है। और अरावलीज के वेस्ट में इसी रेन शैडो रीजन बनने की वजह से हमें थार डेजर्ट देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर जयपुर की कैपिटल में साल भर एवरेज 65 सेंटीमीटर्स रेनफॉल होती है। वहीं जोधपुर, जो अरावलीज के वेस्ट में लोकेटेड है, यहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल सिर्फ 36 सेंटीमीटर है। वहीं और वेस्ट जैसलमेर में ये नंबर सिर्फ 21 सेंटीमीटर रह जाता है। और यही रीजन है कि अरावलीज के वेस्ट में आपको सिर्फ एक मुख्य नदी लूनी देखने को मिलती है, और वो भी अपने सफर के अंतिम पड़ाव अरेबियन सी तक नहीं पहुंच पाती। और दोस्तों, इसी कारणवश वेस्टर्न राजस्थान एरिड और सेमी एरिड रीजन है। वहीं अरावलीज के ईस्ट में राजस्थान का लैंडस्केप थोड़ा सा अलग है। यहाँ के हड़ौती, शेखावती, धुंधार और मेवात रीजन हरियाली और नदियों से समृद्ध हैं। चंबल, बनास, बाणगंगा और माही नदियां इन हिस्सों में बहुत महत्वपूर्ण हैं। चंबल रिवर पर बनी राणा प्रताप सागर डैम और कोटा बैराज राजस्थान के जल प्रबंध और कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। और नॉर्थ में पंजाब के हरीके से सतलुज और ब्यास का पानी इंदिरा गांधी कैनाल द्वारा गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों को राजस्थान की ग्रीनरी बनाता है। इसके अलावा राजस्थान के खनिज संपदा भी राज्य को विशेष बनाती हैं। ये राज्य भारत के सबसे बड़े मार्बल और ग्रेनाइट का उत्पादक है। मकराना का मार्बल, जो ताजमहल के निर्माण में इस्तेमाल हुआ, यहीं से आता है। इसके अलावा यहाँ जिंक, लेड, कॉपर, जिप्सम, लिग्नाइट जैसे मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की माइन दुनिया की सबसे बड़ी जिंक माइंस में से एक है। राजस्थान के मिनरल्स न सिर्फ राजस्थान स्टेट की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भारत के विकास में भी अपना योगदान देते हैं। और राजस्थान की यही डाइवर्स ज्योग्राफी ईस्ट और वेस्ट राजस्थान के कल्चर्स को डिस्टिंक्ट बनाती है और दोनों के एरियाज के डेवलपमेंट चैलेंजेस को अलग। देखिए, ईस्ट राजस्थान में जयपुर, कोटा, भरतपुर जैसे शहर रिलेटिवली ज्यादा विकसित हैं। जयपुर पिंक सिटी के नाम से मशहूर ये स्टेट कैपिटल अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। जयपुर की जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 1,22,000 करोड़ है। यहाँ लिटरेसी रेट्स 84% हैं। साथ ही एक और सिटी कोटा आज एक एजुकेशनल हब बनकर उभर रहा है, जहां स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। यहाँ की जीडीपी 1,10,000 करोड़ के आसपास है और लिटरेसी रेट्स 82.8%। वहीं वेस्ट राजस्थान में रेनफॉल काफी कम होती है, जो एग्रीकल्चर और डेली लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। वेस्ट राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी काफी पिछड़ी हुई हैं। बाड़मेर जैसे इलाके में लोगों को बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जयपुर के मुकाबले बाड़मेर की जीडीपी सिर्फ 9,080 करोड़ है और यहाँ लिटरेसी रेट सिर्फ 56.53%। ऐसे ही जोधपुर वेस्टर्न राजस्थान की एक और मेजर सिटी है, जिसकी जीडीपी 89,916 करोड़ है। वेस्टर्न राजस्थान की इकोनॉमी ज्यादातर लाइवस्टॉक और माइनिंग पर डिपेंडेंट है और इसी वजह से वेस्टर्न राजस्थान के डेवलपमेंटल चैलेंजेस ईस्ट से अलग हैं। थार डेजर्ट के एरिड कंडीशंस और लो रेनफॉल एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मुश्किल बनाते हैं। इस रीजन में पानी की कमी ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन को इफेक्ट करती है। ईस्टर्न राजस्थान के कंपैरिजन में यहाँ के लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से हमें मारू प्रदेश और मेवाड़ प्रदेश की डिमांड इन रीजन से देखने को मिलती है। ब्रिटिश काल में राजस्थान राजपुताना के नाम से जाना जाता था, जिसमें 22 प्रिंसली स्टेट्स थी और साथ ही एक ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट भी।
1947 में भारत की आजादी के बाद राजपूताना के प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके राजस्थान बनाया गया, लेकिन मारवाड़ के लोगों ने इस मर्जर का विरोध किया। 1956 में जोधपुर और बीकानेर के रजवाड़ों ने राजस्थान के मर्जर का विरोध किया और एक अलग रेगिस्तानी राज्य बनाने की मांग उठाई, जिसे कहा गया मारू प्रदेश। जोधपुर के रूलर हनुवंत सिंह ने पहला लोकसभा सेशन ब्लैक टर्बन पहनकर अटेंड किया, जो इस विरोध का प्रतीक बना। इस मांग के लिए 1953 में प्रताप सिंह, जो बीकानेर राज्य के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने बीकानेर बंद का आयोजन भी किया। 1956 से लेकर 1990s तक कई बार ये मांग उठाई गई। वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों की स्थापना के बाद मारू प्रदेश की मांग फिर जिंदा हुई। मारू प्रदेश निर्माण मोर्चा ने इस मांग को आगे बढ़ाते हुए 2009 में जयपुर में कैमल रैली करके अपना विरोध दिखाया और 2014 में बाड़मेर के पूर्व एमपी सोना राम और 2018 में बीजेपी लीडर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी इस मांग को जोर शोर से उठाया। मारू प्रदेश का प्रपोज्ड स्टेट जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करता है। प्रोपोनेंट्स का कहना है कि ये रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में पीछे रह गया है और अलग राज्य बनाने से इनका विकास इफेक्टिवली हो सकेगा। और ऐसी ही स्ट्रगल हमें मेवाड़ से भी देखने को मिली। महाराणा भुप्पल सिंह, जो उदयपुर के रूलर थे, उन्होंने भी अपने राज्य की इंटीग्रेशन का विरोध किया। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद मेवाड़ और वागड़ रीजन को राजस्थान में इंटीग्रेट कर दिया गया, लेकिन ये रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में पीछे रह गया। 2013 में उदयपुर के मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने अलग मेवाड़ वागड़ डिवीजन बनाने की मांग उठाई। इसके साथ साथ राज्यसभा एमपी वीपी सिंह जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया। मेवाड़ प्रदेश का प्रपोज स्टेट उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बंसवाड़ा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करता है। प्रोपोनेंट्स का कहना है कि ये रीजन अपने डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बावजूद विकास के मामले में नेग्लेक्ट हो रहा है। अलग राज्य बनाने से यहाँ का विकास और हेरिटेज दोनों को ही संरक्षण मिलेगा। राजस्थान के इन दो अलग अलग हिस्सों के लोग अपने अपने विकास और पहचान के लिए संघर्ष करते हुए आए हैं और डेटा भी इनकी इस डिमांड को सपोर्ट करता है। देखिए, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो मेवाड़ का डूंगरपुर की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 31,176 है, जो स्टेट एवरेज 1,56,149 से बहुत कम है। और इसी तरह से मारू प्रदेश में भी पर कैपिटा इनकम स्टेट एवरेज से काफी कम है। और यही मंजर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखने को मिलता है। IBE फाउंडेशन रिपोर्ट के तहत उदयपुर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की कमी हैम्पर करती है। यहाँ की इंडस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट GDP का सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करती हैं। वहीं बीकानेर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिमल है, जो स्टेट के इंडस्ट्रियल आउटपुट का सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट करती है। इसी कारण यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम हैं। और इस सिचुएशन को अगर हम जयपुर या कोटा से कंपेयर करें तो जयपुर में इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है और ये डिस्ट्रिक्ट GDP का 15% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ इंडस्ट्रियल हब्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी स्टैब्लिश्ड हैं, जो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। और कोटा से आता हुआ डेटा भी यही कहानी सुनाता है, जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रिक्ट GDP का 12% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बंसवाड़ा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12% और बाड़मेर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी ज्यादा है, अराउंड 15%। यहाँ की ज्यादा पॉपुलेशन सीजनल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण लोग माइग्रेट करने पर मजबूर हैं। वहीं जयपुर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कंपैरेटिवली लो हैं, अराउंड 6%। यहाँ इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। कोटा, जो अपने एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल हब के लिए जाना जाता है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 5% है। यहाँ की केमिकल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ऐसा ही हाल इंफ्रा का भी है। डूंगरपुर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पुअरली डेवलप्ड है। सिर्फ 40% विलेजेस पेव्ड रोड से कनेक्टेड हैं। इसकी वजह से कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन मेजर इश्यूज हैं। बाड़मेर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और भी खराब है। सिर्फ 30% विलेजेस ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के साथ हैं। वहीं जयपुर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है और यहाँ ऑलमोस्ट 90% विलेजेस पेव्ड रोड से कनेक्टेड हैं। वहीं कोटा में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है और
85% विलेजेस ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड हैं। लिटरेसी रेट्स की बात करें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज में 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट सिर्फ 54.9% थे। वहीं जयपुर के रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट्स 67.62% हैं। प्रतापगढ़ के प्राइमरी स्कूल्स में स्टूडेंट टीचर रेशियो 50:1 है और जैसलमेर में सिचुएशन और भी वर्स है, जहां ये रेशियो 60:1 है। वहीं जयपुर में एजुकेशनल फैसिलिटीज काफी इंप्रूव्ड हैं, जहां प्राइमरी स्कूल्स में स्टूडेंट टीचर रेशियो 30:1 है। कोटा में ये रेशियो 20:1 है। और यही डिस्पैरिटी हमें हेल्थ इंफ्रा में भी देखने को मिलती है, जहां प्रतापगढ़ में डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:4000 है, वहीं जयपुर और कोटा जैसे समृद्ध क्षेत्रों में ये रेशियो 1:1200 और 1:1500 है। और यही डिसबैलेंस हमें देखने को मिलता है अंडर डेवलप्ड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन उदयपुर को छोड़ दें तो मेवाड़ का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफी अंडर डेवलप्ड है। यहाँ की हेरिटेज साइट्स और कल्चरल रिचनेस के बावजूद टूरिज्म पोटेंशियल के मुकाबले टूरिस्ट फुटफॉल काफी कम है। बेसिक एमेनिटीज और फैसिलिटीज की कमी की वजह से टूरिस्ट को प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, जो रीजनल टूरिज्म को इम्पैक्ट करता है। जैसलमेर अपने डेजर्ट टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है। होटल्स, ट्रांसपोर्ट और बेसिक फैसिलिटीज की कमी के कारण हाई इंटरेस्ट के बावजूद टूरिज्म पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ये रीजन अपने सैंड ड्यून्स और हिस्टोरिकल साइट के बावजूद टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने में पिछड़ रहे हैं। लेकिन ये नेग्लेक्ट आखिर हुआ क्यों? देखिए, मारू प्रदेश और मेवाड़ के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट। इसी वजह से इन रीजन्स का डेवलपमेंट फोकस और रिसोर्स एलोकेशन कम रहा। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी एक मेजर फैक्टर रहे, क्योंकि मारू प्रदेश पाकिस्तान बॉर्डर पर स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। इसी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स डेवलपमेंट नीड्स पर भारी पड़े। वहीं सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी मेकिंग ने भी अपना रोल प्ले किया। राजस्थान में डेवलपमेंट पॉलिसीज ज्यादातर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल रीजन्स जैसे जयपुर और कोटा पर फोकस्ड रही, जिसकी वजह से मारू प्रदेश और मेवाड़ को कम इंपॉर्टेंस मिली। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी एक बड़ा कारण रहा। मारू प्रदेश और मेवाड़ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, इसलिए स्टेट लेवल इकोनॉमिक प्लानिंग में इस रीजन को प्रायोरिटी नहीं मिली। और राजस्थान का वास्ट और डाइवर्स ज्योग्राफी यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किल बनाती है। मारू प्रदेश और मेवाड़ जैसे रीजन्स जो अपने यूनिक ज्योग्राफिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रखते हैं, ऑफन ओवरलुक्ड रहे। लेकिन इन सभी नेग्लेक्ट का मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, मारू प्रदेश और मेवाड़ के हिस्टोरिकली स्टेट गवर्नमेंट में कम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रही, जिसके कारण इन रीजन्स के डेवलपमेंट नीड्स के लिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की भीतर आवाजें भी कम उठी। राजस्थान विधानसभा में मारू प्रदेश के रीजन्स के एमएलएस का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 25% है, जबकि पॉपुलेशन का परसेंटेज 35% के आसपास है। ये पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, ऑनगोइंग नेग्लेक्ट और अंडर डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज ज्यादातर डेवलप्ड रीजन्स को एलोकेट किए गए। इसकी वजह से मारू प्रदेश और मेवाड़ को सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। फॉर इंस्टेंस, राजस्थान के एनुअल बजट में जयपुर और कोटा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 10,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए, जबकि मारू प्रदेश और मेवाड़ रीजन के लिए सिर्फ अबाउट 2,000 करोड़। तो दोस्तों, इन दोनों रीजन से आती हुई सेपरेट स्टेट की डिमांड से क्या ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? देखिए, अलग राज्य बनने से मारू प्रदेश और मेवाड़ का इकोनॉमिक पोटेंशियल फुली यूटिलाइज तो हो सकेगा। माइनिंग और लोकल इंडस्ट्रीज का प्रॉपर मैनेजमेंट रीजनल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। बाड़मेर और जैसलमेर जैसे रीजन्स में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेसिफिक फोकस पॉसिबल होगा, जो टूरिस्ट फुटफॉल और रेवेन्यू को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। मेवाड़ में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे आइकॉनिक साइट्स को बेटर प्रमोशन और फैसिलिटीज मिलने से टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। अलग राज्य बनने से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट और इंप्रूवमेंट पॉसिबल होगी, और सेपरेट स्टेट बनने से हेल्थ केयर पॉलिसीज और रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट किया जा सकेगा, और इसके साथ साथ एजुकेशनल इंफ्रा पर स्पेसिफिक पॉलिसीज और फंडिंग से फोकस किया जा सकेगा। स्मॉलर स्टेट्स में जनरली एफिशिएंट और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और मारू प्रदेश और मेवाड़ के लोकल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर फोकस और एफिशिएंसी मिल पाएगी। मारू प्रदेश का फॉर्मेशन रीजन की डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज को प्रिजर्व करने में तो मदद करेगा ही, लेकिन लोकल ट्रेडिशंस और कस्टम्स को बेटर प्रमोट और कंजर्व भी किया जा सकेगा। मेवाड़ का अपना राज्य होने से कल्चरल साइट्स और हेरिटेज को बेटर फंडिंग और प्रोटेक्शन मिल पाएगी। फोकस्ड डेवलपमेंट के साथ बाड़मेर और जैसलमेर जैसे रीजन्स में वाटर स्कार्सिटी
ह्यूमिडिटी और एराटिक रेनफॉल की वजह से एग्रीकल्चर और डेली लाइफ इंपैक्ट होती है। अलग राज्य बनने से रीजनल पॉलिसीज को टेलर किया जा सकेगा जो इन स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करने में मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ईयर 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बनाने के लिए भी यही आर्ग्यूमेंट्स दी जा रही थी। लेकिन बनने के 25 सालों बाद भी ये स्टेट्स अपनी कही गई पोटेंशियल को पाने में असक्षम रही हैं। मारू प्रदेश और मेवाड़ को अलग राज्य बनाने से काफी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगी ही, लेकिन नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाएंगी, जैसे कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल चैलेंजेस उत्पन्न हो सकते हैं। पहले से ही लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण नई स्टेट्स का फॉर्मेशन और ज्यादा रिसोर्स एलोकेशन की जरूरत क्रिएट करेगा, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा और सर्विसेज को भी स्ट्रेन करेंगी। ये नई स्टेट्स इनिशियली वीक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ शुरू होंगी, जो एफिशिएंट गवर्नेंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में झारखंड, छत्तीसगढ़ की तरह असफल रह सकती हैं। ऑल्दो अलग राज्य बनाने से रीजनल आइडेंटिटी और प्राइड को बूस्ट मिल सकता है, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटीज तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक ओवरऑल स्टेट पॉलिसीज इंक्लूसिव और इक्विटेबल ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ नए राज्यों को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में टाइम और एफर्ट लगेगा, जो शॉर्ट टर्म में रीजनल डेवलपमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। हेंस अगर राजस्थान से मारू प्रदेश और मेवाड़ को अलग कर दिया जाएगा तो राजस्थान की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो इफेक्ट होगी ही, जो लार्जर स्टेट इकोनॉमी को वीकन कर सकती है। इसके साथ साथ नई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स और इंफ्रा क्रिएट करना भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन लेकर आएगा। हेंस दोस्तों, मारू प्रदेश और मेवाड़ को अलग राज्य बनाने से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन नई प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न होंगी। तो दोस्तों, मारू प्रदेश और मेवाड़ को अलग राज्य बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इन रीजन्स को स्पेशल स्टेटस या ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट देना एक वायबल स्टॉप गैप सोल्यूशन दिखाई जरूर देता है। इससे लोकल गवर्नेंस और टारगेटेड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, और ये सब हो पाएगा बिना नए एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बर्डन के। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, मारू प्रदेश और मेवाड़ को अलग राज्य बनाने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, या फिर एकता में ही शक्ति है? इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप राजस्थान के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर अबाउट 8000 लाइक्स के। रास्ते में कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन हिम्मत से बढ़कर चलना सही है। नया सवेरा नए इरादे ले आएगा, पर सोचना यह है, क्या ये रास्ता सही है? स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।